today's topic is combination of resistances. अब तक हमने क्या पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, रेजिस्टेंस एक तो प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? रेजिस्टेंस किसी वायर की, किसी मटेरियल की, किसी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। और उस प्रॉपर्टी को हमने कैसे डिफाइन किया था? हिंड्रेंस और ऑपोजिशन बाय इट्स आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात हम लोगों को पता है। और एक रेजिस्टेंस होता है एलिमेंट। क्या होता है? एक होती है प्रॉपर्टी और एक होता है एलिमेंट, जिसको भी आप रेजिस्टेंस बोलते हो। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हैं, उनको हम किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी यूटिलिटी के हिसाब से। आपका यूज़ क्या है घर पे, इंडस्ट्री में, तो उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास सबसे जो कॉम्बिनेशन है, सबसे सीरीज में हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है, मिक्स हो सकता है। तो पहले हम स्टडी करेंगे किसको? सीरीज कॉम्बिनेशन को। अब देखिए, इन दिस कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंसेस आर जॉइंड एंड टू एंड। रेजिस्टेंसेस को आप कैसे कनेक्ट करते हैं? एंड टू एंड। इन सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, हम पहले ये वाली स्टेटमेंट को ही फाइनल कर लेते हैं। हमने कहा एंड टू एंड ज्वाइन करना है। आपके पास एक रेजिस्टेंस ये रखा हुआ था पहले अलग, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, एक ये वाला था आपके पास, एक आपके पास ये वाला था। आपने क्या पढ़ा? रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का एक एंड पकड़ा, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये वाला एंड पकड़ा, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और फिर लास्ट वाले को और इसके फर्स्ट एंड को आपने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्टिंग। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज करो आपको स्टूडेंट्स की एक चेन बनानी है। एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऐसे। तो चेन कैसे बनेगी? जब एक का लेफ्ट हैंड दूसरे के राइट हैंड से, दूसरे का लेफ्ट हैंड तीसरे के राइट हैंड से, फिर इसका लेफ्ट हैंड इसके राइट हैंड से, एंड सो ऑन। तो यही ऐसे वाला ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये आपने जो कनेक्शंस किए हैं, इसके स्पेशल फीचर क्या है सीरीज का। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। जो करंट है वो क्या है? पूरे सर्किट में सेम होगी। और उसका रीजन है, ओम्स लॉ में हमने आपको बताया था कि जब आप किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो होनी स्टार्ट होगी। और भाई करंट है क्या? अगर आपको याद हो, ये तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो, ड्रॉपलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो। ड्रॉपलेट कहना गलत होगा, लेकिन अपने दिमाग में याद रखने के लिए रख सकते हैं। तो जब एक पाइप है, उस पाइप में से ये आपके ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो उनके पास और कहीं जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। जितने इसमें जाएंगे उतने इसमें भी जाएंगे, जितने इसमें जाएंगे उतने ही R3 में भी जाएंगे, और उतने ही आपके पास क्या होंगे? वापस भी आ जाएंगे। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो सबके अक्रॉस सेम है, तो करंट भी हमारे पास क्या है? सेम है। बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस R1, R2, R3, RV1, V2 एंड V3। अब देखो, ओम्स लॉ में आपको पता है, ओम्स लॉ आपको ये कहता था कि भाई V इज इक्वल टू IR। अब I तो चलो सेम हो गया, लेकिन R1, R2, R3 तो अलग अलग ही है। तो जो उनका प्रोडक्ट है, अब ये देखो, V1 इज इक्वल टू IR1 क्योंकि I सेम है, V2 इज इक्वल टू IR2, I सेम है, V3 इज इक्वल टू IR3 क्योंकि यहाँ पे भी आपकी करंट क्या है? सेम है, क्योंकि करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रही है, जो जा रहा है सब के साथ एक जैसा ही जा रहा है। अब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है हमारे पास। मतलब जितनी वोल्टेज है आपके पास, जितनी वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है, तो उनमें से R1, R2, R3 ने क्या कर लिया है? वोल्टेज शेयर कर लिया है। ठीक है, और वोल्टेज शेयरिंग देखो, आपके पास V वोल्ट है मान लो, तो V से ज़्यादा नहीं हो सकता। V1, V2, V3 का जो सम है वो V से ज़्यादा नहीं हो सकता, और आइडियली कम भी नहीं होगा। आइडियली का मतलब है कि अगर आप नो लॉसेज वाला केस कंसीडर करते हो, क्योंकि हायर क्लासेस में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो हीट भी डिसिपेट करते हैं जब उनके थ्रू करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब करंट आपकी फ्लो हो रही है तो हीट डिसिपेट नहीं मान रहे हैं हम, लॉसेस नेगलेक्ट हमने कर दिए, तो उस केस में क्या होगा? आप तीनों को इकट्ठा कर दो। V क्या है? अगर हम तीनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट माने तो वो हमारे पास हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो हमने कहा कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और ये चीज़ कहाँ से आई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। एनर्जी जो है V वोल्ट, वो आपकी फिक्स है, जो इन तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो कराने में यूज हो रही है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3
आई आपने कॉमन ले लिया तीनों तरफ से, ये आपका कैंसिल हो जाएगा ऐसे करके, एंड यू विल बी लेफ्ट विद आर क्यू इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यही है हमारा सीरीज में जब बहुत सारे रेजिस्टेंसेज होते हैं और आपको उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो। ओके अब देखो ये वही बात मैं आपको बता चुका हूं, इन दिस कॉम्बिनेशन करंट इज सेम इज कॉम्बिनेशन ऑफ करंट एंड सेम करंट बिकॉज देयर इज नो डाइवर्जिंग पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के डाइवर्ज होने का कोई पाथ ही नहीं है। अब देखिए अब इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद करनी है, और वो याद इसलिए करनी है कि न्यूमेरिकल करते हुए हमें वो चीज़ें काम आएंगी। सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिकॉज नो डाइवर्जिंग पाथ इज देयर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, ये भी हमने देख लिया कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिंपल सम है R1 plus R2 plus R3 plus R4 and so on. Applied voltage V is equal to V1 plus V2 plus V3, ये भी हमारा यूज होगा, और ये किस चीज में यूज होगा, हम देखेंगे कि कौन से रेजिस्टेंस ने कितना वोल्टेज हमारा शेयर किया है टोटल में से। मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर हैविंग द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर वो कंज्यूम करेगा जिसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा, और इसके बारे में हमारे पास अलग से टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पावर, वहां से हमें पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। वोल्टेज बिकॉज वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम अक्रॉस द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R2 और R3। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि उसके थ्रू भी आप सेम करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहे हो, तो वर्क डन क्या होगा, वो ज्यादा होगा, बिकॉज दैट रेजिस्टेंस इज गिविंग यू मोर हिंड्रेंस और मोर ऑब्स्टेकल और ऑपोजिशन इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब डिसएडवांटेज देखते हैं कि सीरीज के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। देखो आपने देखा कि वो सीरीज के अंदर हमारे पास इस तरीके से कनेक्टेड है, भाई एक रेजिस्टेंस हो गया यानी एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, इस तरीके से कनेक्टेड है। इफ वन ऑफ दैम फ्यूजेस, अगर उनमें से कोई एक खराब हो गया, देन ऑल द अदर अप्लायंसेस विल नॉट वर्क, भाई पूरा सर्किट ही ब्रेक हो गया। मान लो ये वाला खराब हो गया हमारे पास, तो यहाँ से हमारा सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यहाँ के आगे करंट जाएगी ही नहीं, क्योंकि करंट क्या होगा, ऐसे बिना पाथ के तो जा नहीं सकती करंट, हवा में तो नहीं जाएगी, तो आगे करंट आपकी फ्लो नहीं होगी, because this is because series arrangement is not used in domestic electric circuit। तो इसीलिए हम घरों में यूज नहीं करते इसको। सोचो घर में आपने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि सारी चीजें सीरीज में कनेक्ट कर दी, चाहे आपका बल्ब है, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, कुछ भी है, एक बटन दबाएंगे सारी चीजें चल जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं चाहिए कि आपका सर्दियों में भी एसी चल रहा है, गर्मियों में भी हीटर भी चल रहा है, सब चल रहा है। दैट इज वाई वी डू नॉट यूज सीरीज अरेंजमेंट इन आवर डोमेस्टिक सर्किट्स। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने अलग अलग रेटिंग के, भाई मान लो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो तो 50 वाट 40 वाट ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक ट्यूब ये भी इसी रेंज की होती हैं, हीटर आपके पास किलो वाट्स में होता है, ठीक है, टोस्टर ये भी किलो वाट में होता है, और ये सारी चीज़ों का रेजिस्टेंस आपका अलग अलग है, हैंस दे रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए सबको इलेक्ट्रिक करंट भी अलग अलग चाहिएगी अपने वर्क को पूरा करने के लिए, और आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो करंट जाएगी भी सेम ही। तो इससे क्या होगा कि हर किसी को इक्वल वोल्टेज मिलेगा ही नहीं, और अगर हर किसी को इक्वल वोल्टेज नहीं मिला, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इक्वल एनर्जी नहीं मिली, तो वो तो वर्क ढंग से करेगा ही नहीं।